हेलो नमस्कार। दृष्टिकोण आईएएस के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आइए करंट का करंट लेते हैं। तो आज का जो पहला न्यूज है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो है ये तेज गति से प्रगति करने वाला भारत है। और अभी फिलहाल जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो रोड कनेक्टिविटी मेट्रो कनेक्टिविटी के नाम से नमो भारत कॉरिडोर का जो है निर्माण किया गया है। ये नमो भारत कॉरिडोर जो है 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है और उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की। जो है साहिबाबाद से लेकर के अशोकनगर तक की उन्होंने यात्रा की और इस तरह से भारत जो है आज के टाइम में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। ठीक है, तीसरा में आखिर दो कौन से है? तो पहला सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क है वो है चाइना का। दूसरा जो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है वो है अमेरिका का। अब जो है थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है इंडिया। ठीक है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच हो चुका है मेट्रो का और इस तरह से भारत जो है तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेट्रो की अगर हम लोग बात करें तो मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने ही जो है इसकी आधारशिला रखी थी मेट्रो बनाने की। ठीक है, तो मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। अगर रैंकिंग पूछेगा तो रैंकिंग के हिसाब से भारत जो है अब तीसरा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ONDC नेटवर्क, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का जो है लॉन्चिंग कर दिया गया है। तो आखिर ये प्लेटफॉर्म है क्या? आपने जो है फ्लिपकार्ट अमेजन से बहुत सारी चीजों को मंगाया होगा, तो जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उससे कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन जो है आप शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो है ई कॉमर्स। अब इसके लिए आप जिस ऐप का यूज कर रहे हैं वो उसका प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? उसका प्लेटफॉर्म हो गया। तो बहुत तरह की जो है प्लेटफॉर्म अभी के टाइम में मार्केट में उपलब्ध है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो। ठीक है, और भी कई तरह के जो है ये ऐप मौजूद है, प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो भारत सरकार ने कहा जो इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स जो मौजूद है जिसके कारण जो है सेलर को या परचेज बायर को जो है कॉस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि निश्चित है कि प्लेटफॉर्म का भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो ऐड ही होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक जो है पब्लिक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसी का नाम रखा गया है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत। ठीक है, अब ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो है काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत अभी वर्तमान में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पीयूष गोयल साहब जो है वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, ONDC का जो है फर्स्ट बार जो स्थापना हुआ था ये 31 दिसंबर 2021 को ही जो है इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हो गया था। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है इसको शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, यानी पायलट प्रोजेक्ट यानी शुरुआती में जो है कुछ चुनिंदा शहरों के लिए इसको शुरू किया गया था। अब जो है पूरे भारत के लिए इसको शुरू किया गया है। तो चाहे आप किसी भी ऐप का यूज कर रहे हैं, अभी जो है धीरे धीरे सारी ऐप्स जो है इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। ठीक है, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्लिपकार्ट से यूज कर रहे हैं या फिर आप अमेजन वगैरह का यूज कर रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से जाकर के भी जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इससे बायर को भी जो है कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और सेलर को भी जो है कुछ ना कुछ कॉस्ट में उसकी कमी आएगी। ठीक है, चलिए तो ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। पीयूष गोयल साहब जो है इसके मंत्री हैं। क्या है ONDC, ये समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा न्यूज देखते हैं हम लोग। तीसरा है पीयूष गोयल अनवील्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2024 रिपोर्ट। ठीक है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2024 रिपोर्ट, मेन इसको लीड्स रिपोर्ट ही कहा जाता है। ठीक है, लीड्स रिपोर्ट। ठीक है,
तो मेन क्या है, तो लॉजिस्टिक के मामले में जो है ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है हर स्टेट का दूसरे स्टेट में, जैसे कि बिहार से कोई सामान का निर्यात हो रहा है, यूपी जा रहा है, यूपी से दिल्ली जा रहा है, तो इस तरह से किस तरह से सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह उसका यातायात किया जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे बड़े बड़े कंटेनर्स में, कभी कभी देखते होंगे सड़क पे बड़े बड़े कंटेनर्स जा रहे हैं, तो कंटेनर्स में कई तरह के सामान रहते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जा रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या फैसिलिटीज दे रही है स्टेट जो है दूसरी जगह के सामान है अपने बाउंड्री को ये करने के लिए, ठीक है, बाउंड्री को पास करने के लिए किस तरह की चीजें का यूज कर रही है, क्या नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही है, तो इसी पे ये रिपोर्ट आधारित था। इस रिपोर्ट का नाम है लिट्स रिपोर्ट। ठीक है, इसमें जो है लीड फ्रेमवर्क को कहा गया, ये बात कही गई कि इसमें लीड्स फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए सारे स्टेट को, मतलब लॉन्गेविटी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, एक्सेसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, और डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसेस, यानी कंप्लीट डिजिटल मोड में हो, और जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी सब चल रही है, एआई टेक्नोलॉजी का आप नाम बहुत सुने, तो ये सब का यूज जो हो इंडस्ट्रीज में हो, लॉजिस्टिक्स में हो। ठीक है, यानी कि यातायात में हो, यातायात मतलब सामानों के आवाजाही में हो। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स में जब न्यू टेक्नोलॉजी का जो है ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, तो आना जाना सामानों का आवाजाही जो है ज्यादा सुगम हो जाएगा, और इससे जो है निश्चित है कि पब्लिक को फायदा ही होगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम है लिट्स 2024 रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अब्दुल खलील, जो है ये मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर थे जो अभी भारत के यात्रा पे आए हुए थे। ठीक है, अब्दुल खलील इनका नाम है, अब्दुल खलील। ठीक है, ये भारत की यात्रा पे थे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा में सुना होता 2024 में जो किस तरह से मालदीव जो है भारत को आंखें दिखा रहा था, और भारत विरोधी कुछ गतिविधियों में भी शामिल था, चाइना के प्रति ज्यादा उसका रुझान था। लेकिन भारत की कूटनीतिक शक्ति के कारण जो है आज मालदीव जो है सीधे रास्ते पे है, और अब जो है आर्थिक सहायता की उम्मीद करता है भारत से। भारत सरकार ने भी आर्थिक सहायता करी है मालदीव को, उसके बाद भी, उस विवाद के बाद भी जो है भारत ने कई बार मालदीव की मदद की है। ठीक है, तो जो अब्दुल खलील है जो है मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर है, और यही आए हुए थे अपने समकक्ष एस जयशंकर साहब से इन्होंने बातचीत की। ठीक है, मालदीव की अगर बात करें तो कैपिटल इसका माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया चलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज दिहेवी है, और मोहम्मद मुइज़ु जो है ये वर्तमान में प्रेसिडेंट है। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा सा प्रो चाइना है, चाइना के प्रति इनका झुकाव ज्यादा रहता है। लेकिन अब जो है स्थितियां अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, अब जो है भारत के साथ मालदीव की घनिष्ठता अब दोबारा से बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला है मार्स चॉपर के बारे में। ठीक है, मार्स चॉपर के बारे में एक्चुअली ये नासा ने जो है, नासा ने 2021 में ही 2020 में भेजा था, और 2021 से नासा का ये मार्स हेलीकॉप्टर जो है एक्टिव था। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पे जो है, आप देख रहे हैं जिस हिसाब से मंगल की सतह पे जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके जाता है, और वहां का जो है स्टडी करता है, उस एरिया का स्टडी करता था। ये इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है 2021 से 2024 तक ही एक्टिव था। इसका जो कार्यकाल था काम करने का वो 2021 से 2024 तक था। ठीक है, नासा के द्वारा ही ये शुरू किया गया था। इसका एक निकनेम भी है, इसको गिनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गिनी। अब 2024 में ये हेलीकॉप्टर काम करना बंद कर रहा था। ठीक है, क्योंकि इसका कार्यकाल था, अब काम भी करेगा तो वैज्ञानिक इस चीज पे और ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो इसका एक विकल्प खोजा गया, और एक विकल्प जो है मार्स चॉपर बनाया गया नासा के द्वारा। इसको अनवील कर दिया गया है, हालांकि इसको अब भेजा जाना है अंतरिक्ष में, मार्स के सतह पे। ठीक है, ताकि ये जो एनजीटी हेलीकॉप्टर के बाद जो है अब मार्स चॉपर मार्स की सतह पे काम करे, और वहां पे जो भी चीज हो रही है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज वहां पे हो रहा है, किस तरह की सॉइल्स है वहां पे, उसका स्टडी करे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को मार्स के बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है, तो नासा जानते ही है, नासा का क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है, 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और यूनाइटेड स्टेट्स का ये संस्था है, अमेरिका की ये संस्था है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो है इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को पहले छोड़ा गया था, अब जो है मार्स चॉपर को बनाया गया है, इसे भी छोड़ा जाना है मार्स के अध्ययन के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है गोवा शिपयार्ड ने अमूल्य और अक्षय नाम का फास्ट पेट्रोल वेसल जो है लॉन्च किया है। ठीक है, अमूल्य और अक्षय, ठीक है, दो नाम से फास्ट पेट्रोल वेसल्स यानी जो है शिप लॉन्च किया है। और ये शिप किसको दिया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो है नौसेना के अलावा हमारी एक और जो है ताकत है नेवी के फील्ड में, समुद्री फील्ड में, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो जितना भी राहत बचाव का काम होता है, सर्विलांस का काम होता है, या फिर जो हमारे समुद्री कानून है उसको मनवाने का काम होता है, ये सारा काम किसके हवाले है? इंडियन कोस्ट गार्ड का। इसके स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी और इसलिए जो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है हर साल 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो अमूल्य और अक्षय, दो चीज यहाँ पे क्लियर है। गोवा शिपयार्ड के द्वारा ये बनाया गया है। अमूल्य और अक्षय को फास्ट पेट्रोल वेसल क्या है? ये शिप है, सर्विलांस शिप है, और ये दिया गया है किसको? इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 का साल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 को ही रक्षा मंत्री ने जो इसको ईयर ऑफ रिफॉर्म्स का साल घोषित किया है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? रक्षा मंत्री के द्वारा। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया है 2025 में ही। ठीक है, तो ये देख लिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ओडिशा प्लस रिपोर्ट। ठीक है, 2023-24 का जो ये रिपोर्ट है ये बहुत ही चौंकाने वाला है। ओडिशा प्लस रिपोर्ट क्या है? यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल से संबंधित सारे आंकड़े को कलेक्ट करने का, उसको डिजिटल फॉर्म में रखने का जो है काम इसको मिला हुआ है। और यही रिपोर्ट जब तैयार होती है ओडिशा रिपोर्ट के नाम के कही जाती है। ये रिपोर्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक, ये है एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अभी वर्तमान में जो मंत्री है कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। ठीक है, चलिए रिपोर्ट में आखिर क्या खास बात है? तो देखिए 2023-22 का जो आंकड़ा है उसमें स्कूल इनरोलमेंट दिखाया गया 25.18 करोड़। ठीक है, और 2023-24 का जो आंकड़ा है इसमें दिखाया गया है 24.80 करोड़, यानी लगभग जो है 1 करोड़ के आसपास जो है कमी दिखाई जा रही है कि इतने लोग जो है अब स्कूल्स में एडमिशन इन्होंने नहीं लिया, जबकि ये एवरेज चल रहा था, हर साल का एवरेज था। और ये जो है सिर्फ जो कोविड-19 का काल था उस टाइम में ये कम था। ठीक है, 21-22 में आप देख रहे हैं 26.52 करोड़ था। ठीक है, 20-21 में भी सेम चीज था, 19-20 में भी सेम चीज था, लेकिन 23-24 में जो है 24.80 करोड़ हो गया है। यानी स्कूल में अब बच्चे का इनरोलमेंट नहीं हो रहा है। तो सरकार को अब जो है जागने का समय है कि वो जांच करे इस बात की कि आखिर मैटर क्या है, किस कारण से स्कूल्स में इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चों का। ठीक है, तो इसका लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट पड़ सकता है भारतीय शिक्षा प्रणाली पे, भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, तो ये ओडिशा प्लस रिपोर्ट जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। कौन है मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, क्या रिपोर्ट है वो देख लिए हम लोग। ठीक है, स्कूल इनरोलमेंट से संबंधित रिपोर्ट है इसमें। ठीक है, अगला है यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लॉन्च ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम। ठीक है, तो राजीव रंजन सिंह जो है क्या है? पहले राजीव रंजन सिंह। ठीक है, इनका एक और नाम है, इनको ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं हम सब लोग। ठीक है, क्या है ये?
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री। ठीक है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है। ठीक है, तो ये गए थे स्टेट विजिट पे, सिक्किम में इन्होंने स्टेट विजिट किया और वहीं पे भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर खोला। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, तो एक से अगर अधिक ये शाखाएं खोली जाती है तो क्लस्टर कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक फिशरीज का जो है, ऑर्गेनिक फॉर्म में किस तरह से फिशरीज होगा, मत्स्य पालन होगा ऑर्गेनिक तरीके से, इसके लिए क्लस्टर खोला गया है। भारत में पहली बार का इस तरह का ये क्लस्टर है। और कहाँ खोला गया है? ये सिक्किम में खोला गया है। ठीक है, सिक्किम के जो सीएम है वो कौन है? प्रेमसिंह तमांग। ठीक है, चलिए समझ गए इस चीज को। सिक्किम में राजीव रंजन सिंह, कौन है राजीव रंजन सिंह? पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है। ठीक है, उन्होंने जो है ऑर्गेनिक क्लस्टर खोला है, ऑर्गेनिक फिशरीज का क्लस्टर खोला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंडोनेशिया वेलकम न्यू ब्रिक्स मेंबरशिप एज ब्लॉक एक्सपैंड। ठीक है, तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है और कई नए देश जो है 2024 में जुड़े। 2025 में इंडोनेशिया भी जो है अब ब्रिक्स से जुड़ गया है। ठीक है, ब्रिक की जो स्थापना है, इस संस्था की स्थापना 2001 में हुई थी ब्रिक नाम से, ब्रिक। ठीक है, बी फॉर ब्राजील, रूस, आई फॉर इंडिया और सी चाइना। सिर्फ 4 ही देश शुरुआत में थे। ठीक है, बाद में आगे जाकर के साउथ अफ्रीका जुड़ गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, 2024 में इसका एक्सपेंशन किया गया और कई सारे देश जुड़े, जैसे इजिप्ट जुड़ गया नया में, इथियोपिया। ठीक है, इसके बाद जुड़ गया ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात। 4 देश 2024 में ही जुड़ गए थे और अभी 2025 में जो है एक और नया देश जुड़ गया है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो टोटल जो है कंट्री हो गए हैं, मेंबर कंट्री हो गए 10। ठीक है, 10 सदस्य जो है अब ब्रिक्स के हो चुके हैं। 2001 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? संघाई में ही, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ब्रिक की स्थापना, ब्रिक शुरुआत में ब्रिक ही था, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना 4 ही देश थे। बाद में जाके साउथ अफ्रीका जुड़ा। पिछले साल इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई जुड़ा और इस साल जो है इंडोनेशिया जुड़ गया है। ठीक है, टोटल जो है 10 कंट्री अब जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए इस बार जो है और जो लास्ट टाइम जो मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का, यानी 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है कजान में हुआ था, रसिया में कजान में हुआ था। और 17वां जो है, 17वां होने वाला है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होने वाला है 17वां अधिवेशन ब्रिक्स का। ठीक है, तो समझ गए ब्रिक्स के जो नए सबसे न्यूएस्ट मेंबर है वो कौन है? इंडोनेशिया। या फिर आपसे पूछेगा कि 10वां मेंबर कौन सा है, तो इंडोनेशिया ही जो है 10वां मेंबर है। ठीक है, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। अगला देखते हैं। ओडिशा सीएम लंच शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। ठीक है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। ठीक है, तो ओडिशा के जो सीएम है, ओडिशा सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी जो है ओडिशा के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। वहां के जो गवर्नर है वो हरि बाबू खम्पति है। ठीक है, इन्होंने जो स्कीम लॉन्च किया, स्कीम का नाम है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। ठीक है, आखिर शहीद माधो सिंह कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस स्कीम में क्या है? माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। इस स्कीम में क्या है कि जो लोग 8वां पास कर चुके हैं, 8वीं पास कर चुके हैं और 9वीं में एडमिशन लेने जा रहे हैं, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, उनको ईयरली जो है, ईयरली बेस पे वन टाइम 5000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे छात्रों में जो है
एक प्रोत्साहन राशि के रूप में है, ताकि एजुकेशन के प्रति थोड़ा सा उनको रुझान बढ़े, वो एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाए। ठीक है, किस सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ओडिशा सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम क्या है? इसमें 8वीं पास छात्रों को 5,000 रुपये मिलेंगे एडमिशन कराने के दौरान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 3 जनवरी को हर साल वोमेन एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें नई बात क्या है? तेलंगाना सरकार ने जो है, तेलंगाना के सरकार ने ये डिसाइड किया है, घोषणा किया है कि 3 जनवरी को हम लोग वोमेन एजुकेशन डे के साथ साथ वोमेन टीचर्स डे भी मनाएंगे, क्योंकि जो है सावित्री बाई फुले का काफ़ी ज़्यादा योगदान है महिलाओं के शिक्षा में। सावित्री बाई फुले, ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है महिलाओं की शिक्षा में। किस तरह से इन्होंने पहला स्कूल चलाया था सिर्फ महिलाओं के लिए, काफ़ी सारे संघर्षों का सामना करके उस स्कूल को चलाया, काफ़ी महिलाओं को शिक्षित किया, काफ़ी महिलाओं को सशक्त किया, और उनका इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने जो है 3 जनवरी को वोमेन टीचर्स डे मनाने की घोषणा की है। तो हर साल अब तेलंगाना में वोमेन एजुकेशन डे के साथ साथ वोमेन टीचर्स डे भी मनाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सावित्रीबाई फुले जान ही गए, जो भारत में प्रथम महिला जो है स्कूल की स्थापना सावित्रीबाई फुले ने की थी। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में जो है मुझे एक भी ऐसा नहीं मिलता, एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है जहाँ महिलाएं अशिक्षित थी। कोई भी राजकुमारी महारानी मैंने नहीं सुना है कि वो अशिक्षित थे। ठीक है, तो इतिहास को एक बार फिर से जानने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थ रोटेशन डे, ठीक है, 8 जनवरी को हर साल अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। ये अर्थ रोटेशन डे क्या है? हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे रोटेट करती है, 24 घंटे में एक बार रोटेट कर लेती है। 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में रोटेट कर लेती है, जिसके कारण हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जानते हैं, कॉमन सी बात है। तो इसमें आखिर ऐसा क्या है जनवरी 8 को जो अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है? अर्थ तो हर बार रोटेट करता है, हर दिन रोटेट कर रहा है। तो देखिए इसका जो जिक्र है अर्थ रोटेशन का, जब लोगों को नहीं पता था, 470 बीसी में ग्रीक्स ने सबसे पहले इस चीज को कहा कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। उसके बाद 1851 में जो है फ्रेंच जो है एक साइकिस्ट थे लियोन फौकॉल्ट, ठीक है, लियोन फौकॉल्ट नाम के फ्रेंच साइकिस्ट थे। उन्होंने पेंडुलम की सहायता से जो है एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को दिखाया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूम रही है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को मार्क करने के लिए, रिमार्केबल बनाने के लिए हर दिन, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही 8 जनवरी को किया था, तो इस एक्सपेरिमेंट को रिमार्केबल बनाने के लिए हर साल 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, किसने पहली बार बताया था? लियोन फौकॉल्ट ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था पेंडुलम की सहायता से। ठीक है, बाद में इसको ग्रीस में और पेरिस ऑब्जर्वेटरी में भी इसको दिखाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है अमित शाह इनॉग्रेट्स द भारत पोल पोर्टल डेवलप्ड बाय सीबीआई इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अमित शाह के द्वारा जो है भारत पोल पोर्टल का अनावरण किया गया। भारत पोल पोर्टल आखिर है क्या? तो इसमें क्या है, तो ये एक सबसे बड़ा रोल अब प्ले करने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे हैं जो भारत में क्राइम करके भाग जाते हैं, चाहे वो क्राइम किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो या फिर वेपन्स डीलिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग्स रिलेटेड हो, वो इंडिया में क्राइम करके इंडिया से भाग जाते हैं। तो वैसे अपराधियों को पकड़ने में काफ़ी मुश्किलें होती है, जैसे विजय माल्या वगैरह अभी भी भागे हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, नीरव मोदी वगैरह जो बाहर रह रहे हैं, तो उनको लाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के लिए भारत पोल एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये पोर्टल जो है शुरू किया गया किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इस पोर्टल की सहायता से जो है ये पोर्टल कहाँ से डाटा लेगा और किससे कनेक्ट रहेगा हमेशा? तो इंटरपोल से। ठीक है, इंटरपोल, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। तो मेन क्या है, तो पूरी लगभग 195 देशों की पुलिस जो है एक संस्था बनाई हुई है जिसका नाम है इंटरपोल।
ठीक है। तो 195 देश जो है इसके सदस्य है और वहां से जो है अपराधी का डाटा वगैरह ब्यौरा ये सब जो है आदान प्रदान करते रहते हैं। तो भारत पोल भी जो है क्या करेगा, इंटरपोल से कुछ जो जहां तक का डाटा का लिमिटेशन है वहां तक के डाटा को एक्सेस करेगा और लगभग 19 टाइप के डाटाबेस को वहां से एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से मान लेते हैं कोई विदेश का, कोई स्विट्जरलैंड का कोई क्रिमिनल है भाग करके भारत में रह रहा है, तो उसकी जानकारी तो नहीं है भारत सरकार को, तो भारत पोल में क्या होगा, तो उसका जो है डिटेल्स वगैरह रहेगा, वो डाटा जो है एक्सेस करेगा कि ये व्यक्ति ये जो क्राइम किया है इसी ने किया और कहाँ का है, उसका सारा डाटा। ठीक है। तो इंटरपोल और भारत पोल जो है दोनों कनेक्ट रहेंगे, दोनों एक दूसरे के नेटवर्क का, एक दूसरे के डाटा का आदान प्रदान करेंगे, जिससे क्राइम को कम किया जा सकता है और उन अपराधियों पे नकेल कसी जा सकती है जो भारत को छोड़ करके भाग गए और समझते हैं कि वो सेफ है। ठीक है, चलिए, तो ये शुरुआत किया गया है सीबीआई के द्वारा। ठीक है। इंटरपोल की अगर बात करें तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस हेडक्वार्टर है इसका लियोन फ्रांस में। अहमद नसीर अल रईजी जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है और 7 सितंबर 1923 को जो है इसका गठन किया गया था। सभी देशों ने आपसी सहमति से जो है इस संस्था का गठन किया था। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज है देवाजीत साखिया टेक्स ओवर एज एक्टिंग बीसीसीआई सेक्रेटरी एज जय शाह रिप्लेसमेंट। ठीक है, जानते हैं जय शाह कौन है, जो बीसीसीआई के पहले सेक्रेटरी थे। ठीक है, और अमित शाह के बेटे भी हैं। तो ये बन गए हैं अब आईसीसी के चेयरमैन। ठीक है, आईसीसी में चले गए तो यहाँ इनका पद खाली रह गया। आईसीसी की अगर बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई में दुबई यूएई में है और फाउंडेशन 15 जून 1909 को हुआ है। मेनली जो जितने भी क्रिकेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसके सुप्रीम संस्था आईसीसी है और आईसीसी में सबसे जो है इम्पोर्टेंट संस्था मानी जाती है बीसीसीआई, भारत का जो अपना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, तो उसके सेक्रेटरी थे पहले जय शाह, अमित शाह के बेटे, लेकिन ये जब आईसीसी चले गए इनका पद खाली हो गया। इसी पद पे जो है देवाजीत साखिया जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, देवाजीत साखिया। ठीक है, तो ये बन गए हैं कहाँ के, बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बन गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एशियाड गोल्ड विनिंग फॉर्मर शॉर्ट पुटर बहादुर सिंह सागू इलेक्टेड एएफआई प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो एथलेटिक फेडरेशन है, वहां पे भी एक परिवर्तन हुआ है। वहां के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ये बहादुर सिंह सागू। ठीक है, और भूतपूर्व खिलाड़ी हैं और काफी प्रसिद्ध भी हैं क्योंकि उन्होंने 2002 में जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाया था। शॉर्ट पुट ये खेलते हैं, इनका खेल जो है शॉर्ट पुट है और इनको ही जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में ये पंजाब में कमांडेंट के पद पे है, पंजाब में कमांडेंट के पद पे है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। अगला है कनाडा के ट्रूडो को रिजाइन देना पड़ा लिबरल पार्टी से। ठीक है, और इनके पावर का अब एंड हो गया। ठीक है, तो काफी सारी बातें हैं इनके बारे में। इन्होंने हमेशा जो है भारत विरोधी जो संगठन है खालिस्तानी, उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया और चाहते थे कि उसी के हिसाब से जो है सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ता में आ गए और जो है वहां पे जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं अभी उनका जो है पद ग्रहण नहीं हुआ है। तो उन्हीं के दबाव में आकर के उन कई सारी कूटनीतिक शक्तियां इसमें शामिल है भारत और अमेरिका की, जिसके कारण आज जो है कनाडा के इस प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बनने वाली है वो भारतीय मूल की ही महिला है। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है टोटल एरिया वाइज, सबसे बड़ा जो है रसिया है। ठीक है, और कनाडा में ही जो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक, कनाडा का कैपिटल की बात करें ओटावा है, जस्टिन ट्रूडो और प्राइम मिनिस्टर थे ही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सिस्टर इना कैनबेरो बिकम वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन एट 117। ठीक है, तो सब इससे पहले जो है जापान में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। इनके मृत्यु के बाद अब यही बच गई है जो जिन्हें सबसे उम्रदराज व्यक्ति का जो है तमगा लगाया गया है। यह है सिस्टर इना कैनबेरो, ये ब्राजील की रहने वाली। ठीक है, ब्राजील की है
ठीक है। ब्राजीलियन नन सिस्टर कैनाबरो 117 साल की है। इन्होंने अपने जीवन को बताया, काफी ह्यूमरस जीवन था, आर्टवर्क था, ठीक है, फुटबॉल वगैरह काफी अच्छा लगता था। इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। 117 साल की हो चुकी है, ठीक है। भारत में हो सकता है इनसे ज्यादा उम्र दराज भी हो। कई बार हम लोग को सुनने में मिलता है कि 150 साल के वो जो है दिखाई दिए गए। अभी कुंभ मेला चल रहा है तो हो सकता है कि कई सारे लोग जो है सामने आए। लेकिन अगर ज्ञात की बात करें कि कौन जानकारी में है सबसे वृद्ध, तो ये ब्राजील की महिला है, सिस्टर इना कैनाबेरो, 117 साल की महिला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है शुरू हो चुका है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस इस बार उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है, ठीक है। भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। 8 से 10 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। हर वर्ष जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया ही जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन जो है 9 जनवरी 1915 को ही जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इन्होंने जो है कईयों के जीवन में परिवर्तन लाया था। भारत की आज़ादी में इनका प्रमुख योगदान था। तो इस कारण से इस डेट को रिमार्केबल बनाने के लिए हर साल जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इस बार का जो थीम है वो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत के संकल्पना प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। प्रवासी मतलब, प्रवास मतलब होता है रहना, भारतीय जो बाहर रह रहे, विदेशों में रह रहे, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है नाड़ी तरंगिणी इज द फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस, ठीक है। इस मेडिकल डिवाइस को काफी पहले बना लिया गया था, लेकिन इसका जो अप्रूवल है वो कुछ दिनों पहले मिला है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो नाड़ी तरंगिणी ये जो डिवाइस है आयुर्वेद उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है। मेनली इसका जो यूज है वो आयुर्वेदा में होता है, ठीक है। यानी कि नाड़ी पल्स चेक करने के लिए। और भी कई सारी चीजें हैं जैसे वात, पित्त, कफ, डिप्रेशन, ठीक है। और जो अदर्स हेल्थ इश्यूज है उसको जानने के लिए जो है इस डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो किस में यूज किया जाता है? आयुर्वेदा में इसको यूज किया जाता है। तो पहले ही बना लिया गया था, लेकिन CDSSO से जो है अभी वर्तमान में मान्यता प्राप्त हो गया है। तो ये आयुर्वेद का पहला मेडिकल डिवाइस जो है नाड़ी तरंगिणी बन गया है, ठीक है। याद रहेगा नाड़ी तरंगिणी जो है आयुर्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जो 82 जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है इस बार कैलिफोर्निया में। और इस बार की जो खास बातें थी वो थी जो निकी ग्लेजर है, जो कॉमेडियन है, ठीक है। तो पहली बार हुआ है कि अकेले जो है एक महिला ने जो है पूरे स्टेज को होस्ट किया है, ठीक है। इसके बाद इमिलिया पेरेज को बेस्ट मोशन पिक्चर और ब्रूटलिस्ट को जो है बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो दो मेन जो है 3 चीज हो गया। निकी ग्लेजर के बारे में भी पूछ सकता है और ये दोनों मूवी इमिलिया पेरेज और ब्रूटलिस्ट, द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क में जो है भारत का अब हो गया है 3रा स्थान, ठीक है। तो 3rd इसका आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं हम लोग। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, नीति आयोग, योजना आयोग या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो सी ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये मंत्रालय आता है, ये डिपार्टमेंट होता है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लीड्स 2024 रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है? तो ये लीड्स 2024 जो रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है? लॉजिस्टिक्स से है, लॉजिस्टिक्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स यानी कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज, और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री कौन है अभी? तो पीयूष गोयल के हाथ में है सारा चीज, ठीक है। तो लीड्स रिपोर्ट किसके द्वारा है? पीयूष गोयल के द्वारा जो है अनवील किया गया है, ठीक है।
चलिए, हाल ही में अब्दुल खलील ने भारत की यात्रा की, इनका संबंध किस देश से है? ठीक है, तो इनका संबंध जो है किस देश से है? तो अब्दुल खलील जो है मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, और मालदीव की अगर बात करें तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट है कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में समाचार पत्रों में इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर चर्चा में था, यह किस संस्था से संबंधित है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये नासा से संबंधित है, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। ठीक है, इसरो भारत की संस्था है, ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की संस्था है, और रॉसकॉस्मोस जो है ये रूस की संस्था है। ठीक है, तो नासा जो है इसका सही आंसर है। नासा के जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है जिसका 2024 में कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो इसने नासा ने फिर से क्या किया, अपना मार्स जो है चॉपर लॉन्च किया है, मार्स चॉपर। ठीक है, मंगल ग्रह के स्टडी के लिए। अगला देखते हैं हम लोग, समाचार पत्रों में देखे जाए अमूल्य और अक्षय क्या है? ठीक है, अमूल्य और अक्षय क्या है? फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, यानी कि शिप है, और गोवा डॉकयार्ड के द्वारा जो है इसको बनाया गया, गोवा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और किसके लिए बनाया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया। ठीक है, कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को हर साल कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यूडीसी प्लस रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार एडमिशन में कितनी कमी देखी गई है? लगभग 1 करोड़, लगभग 2 करोड़, लगभग 3 करोड़ या लगभग 4 करोड़? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लगभग 1 करोड़ के आसपास इनरोलमेंट में कमी देखी गई है। ठीक है, ओडिसी प्लस रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रिलीज किया गया है। शिक्षा मंत्री हमारे अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है सिक्किम में शुरुआत किया गया है, और जो मंत्री है किसने किया है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने। ठीक है, जो पशुपालन, डेयरी और जो है मत्स्य पालन मंत्री भी है। ठीक है, सिक्किम में किया गया। चलिए अगला आते हैं। हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो 10वां सदस्य देश जो है बन गया है इंडोनेशिया। ठीक, 10वां है। मिस्र, यूएई जो है ये पिछले साल ही सदस्य है, और इंडिया जो है ये फाउंडिंग मेंबर है। स्थापना ही जो है 4 देश से हुई थी, इंडिया, रसिया, चाइना और ब्राजील से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम शुरू किया गया है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा के जो है और उड़ीसा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। किसके लिए? तो 8वीं पास छात्रों को एनरोलमेंट में, 9वां 10वां एनरोलमेंट के दौरान जो है वो 5,000 रुपया सालाना इनको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को वुमेन टीचर डे मनाने की घोषणा की है? तो ये था वुमेन टीचर डे। क्यों मनाने की घोषणा की है? क्योंकि इस दिन सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, और वुमेन एजुकेशन डे मनाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? वुमेन टीचर्स डे मनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ रोटेशन डे जो है हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है साइंटिस्ट जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अर्थ के रोटेशन को लेकर के। उसी दिन को रिमार्केबल बनाने के लिए हर साल 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुए भारत पोल पोर्टल किस संस्था द्वारा बनाया गया है? ठीक है, तो भारत पोल पोर्टल जो कि भारत में क्राइम करके विदेश भाग जाते हैं उसके लिए जो बनाया गया है, ये सीबीआई के सहयोग के बनाया गया। सीबीआई ने इसको डेवलप करवाया। ठीक है, और ये डाटा कहाँ से लेगा, कहाँ से इंटीग्रेट करेगा? तो इंटरपोल से इंटीग्रेट करेगा डाटा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में आए देवजीत साइकिया को किस संस्था का नया सेक्रेटरी बनाया गया है? तो देवजीत साइकिया को जो है ये बनाया गया है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है, क्योंकि बीसीसीआई के जो जय शाह थे वो आईसीसी के अब चेयरमैन बन गया, तो ये पद खाली था, तो देवजीत साइकिया को इसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट बहादुर सागू को बनाया गया। ये वर्तमान में किस राज्य में कमांडेंट के पद पर तैनात है? ठीक है, तो अभी इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाता है, जो पहले ये क्या करते थे। ठीक है, तो ये जो है बहादुर सागा, ये पंजाब में वर्तमान में कमांडेंट के पद पर तैनात है। ठीक है, चलिए 2002 में इन्होंने मेडल जीता था। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा की चर्चा में आ गया है क्योंकि ओटावा जो है कनाडा से रिलेटेड है और यहीं के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो है इस्तीफा दिया है। ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो है इस्तीफा दिया है। चलिए अगला देखते हैं। सिस्टर इना कैनाबेरो जो सबसे उम्रदराज इंसान है वो किस देश से संबंधित है? तो सिस्टर इना कैनाबेरो जो है ये ब्राजील से है, एक नन सिस्टर है और 117 साल की है। ठीक है, तो ज्ञात में सबसे जो है उम्रदराज महिला यही, उम्रदराज इंसान यही। ठीक है, चलिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है भुवनेश्वर में किया जा रहा है। 8 से 10 जनवरी तक होगा। हर साल 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, चलिए अक्सर समाचार पत्रों में देखे जाने वाला नारी तरंगिणी क्या है? ठीक है, तो नारी तरंगिणी जो है पल्स जांच के लिए एक आयुर्वेदा यंत्र है। ठीक है, पल्स जांच के लिए, वात पित्त कफ के जांच के लिए जो है, और भी कई सारे हेल्थ इश्यूज को जांचने के लिए नारी तरंगिणी बनाया गया है। एक आयुर्वेदिक यंत्र है और आयुर्वेद का पहला हेल्थ इंस्ट्रूमेंट, हेल्थ डिवाइस है। ठीक है, चलिए नारी तरंगिणी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन क्या है? पहला, हाल ही में 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रदान किए गए, सही है। निकी ग्लॉजर नाम कॉमेडियन ने स्टेज होस्ट किया, ये भी सही है। द ब्रूटलिस्ट ने बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जीता। ठीक है, तो तीनों जो है ये तीनों सही होगा। ये सही कौन है? तो ये सभी जो है आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे प्रैक्टिस हो ही गया है, फिर से आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डे के सारे करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।